हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। श्री बालाजी नर्सिंग एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मौलासर, डीडवाना और कुचामन में भी एडमिशन ओपन है। एएनएम अगर करनी है तो 2 साल की एएनएम होती है। उसकी फीस है 80,000 और जीएनएम की फीस है 1.5 लाख रुपए। और आप यहाँ से डी फार्मा, डीएमएलटी, डीआरटी, एमबीबीएस विदेश से कर सकते हैं। अगर आपको ये कोर्स करने हैं तो राजेंद्र रेवाड़ जी से कांटेक्ट करें, दिनेश जी या श्रवण जी से कांटेक्ट करें। तो आज क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें, ये इम्पोर्टेंट लाइन पढ़ लेते हैं। खुश रहना चाहते हो तो 5 बातें ध्यान में रखें। खुश रहना चाहते हो तो 5 बातों पर ध्यान रखें। ये 5 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। बीते हुए वक्त को भूल जाएं। जो वक्त बीत गया उसे भूल जाएं। बीते हुए वक्त को भूलें, मतलब उस वक्त को भूल जाएं। जो हो चुका है उसे भूल जाएं, क्योंकि उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप कुछ काम करते हो या फिर फेल हो गए तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो बीत गया वो हो गया है। जो बीत गया वो काम हो गया, अब उसे आप चेंज नहीं कर सकते। वर्तमान में जिए। आपको क्या करना चाहिए? वर्तमान में जीना चाहिए। जिस पल को आप जी रहे हो अभी, उसी में जिए और उसे अच्छे से खुश होके जिए। भविष्य की चिंता ना करें। कल क्या होगा इसकी चिंता कभी ना करनी चाहिए कि कल क्या होगा। कल की टेंशन में हम क्या करते हैं, आज खराब कर लेते हैं। तो भविष्य की चिंता ना करें और खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें। खुद की तुलना कभी भी दूसरों से नहीं करनी चाहिए कि वो क्या कर रहा है, वो ऐसा हो गया, वो क्या हो गया। कभी भी खुद की तुलना दूसरों से नहीं करना चाहिए। अपने काम को टालना बंद करें। जो काम है उसको टालना बंद करें, तुरंत करें। जो काम आपको दिया गया है उसे टालना बंद करें। ये सक्सेस और खुश रहने के लिए 5 बातें हैं। आपको सक्सेसफुल बनाएगी और आपको हमेशा क्या रखेगी, खुश रखेगी। तो इन 5 बातों पे ध्यान दें। आज का टॉपिक है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। कैटरेक्ट क्या होता है और इसके बारे में पढ़ेंगे। कैटरेक्ट क्या होता है, कैसे होता है। ये आई की डिजीज है। कैटरेक्ट क्या है? आई की डिजीज है। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको हिंदी में इसे मोतियाबिंद कहते हैं। हिंदी में इसे मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद कहते हैं। इसे हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं। कैटरेक्ट इज ए कॉमन आई डिजीज। ये क्या है, मैंने अभी बताया था, ये आई में होने वाली डिजीज है, यानी आंखों में होने वाली डिजीज है। कॉमन आई डिजीज है। कैटरेक्ट इज ए कॉमन आई डिजीज, आंखों की बीमारी है। आंखों की बीमारी है। इट इज कॉमन इन पीपल ओवर द एज ऑफ 55। ये किस में ज्यादा देखने को मिलती है? जिनकी एज कितनी हो चुकी है? 55 साल हो चुकी है। जिनकी एज 55 साल हो गई है उनमें मोस्टली ये देखने को मिलता है। जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, 55 साल के करीब हो चुकी है,
उनमें मोस्टली यह डिजीज देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद में है कैटरेक्ट इज लीडिंग कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड। ये ब्लाइंडनेस का लीडिंग कोज है। मतलब क्या हुआ, ब्लाइंडनेस का मतलब हो गया अंधा, अंधापन, अंधता आ जानी है ना, अंधा हो जाना, ब्लाइंड हो जाना। ये सबसे कॉमन कारण है, कैटरेक्ट की वजह से लोग अंधे हो जाते हैं। ठीक है, कैटरेक्ट ही सबसे बड़ा कारण है। कैटरेक्ट इज ए लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मोस्ट कॉमन कारण है अंधता का, अंधता यानी अंधा हो जाना। ठीक है, अंधा हो जाना, उसका मेन जो कारण है वो है ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस की वजह से लोग अंधे हो जाते हैं, सॉरी कैटरेक्ट की वजह से लोग क्या हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। अब कैटरेक्ट के अंदर देखो, अपनी नॉर्मल आईज के अंदर क्या रहता है, नॉर्मल आई के अंदर तो ये वाला एरिया ना, नॉर्मल आई के अंदर तो देखो ये वाला जो एरिया है वो ये वाला ब्लैक दिखाई देता है। ठीक है, नॉर्मल आई भी बताऊंगा आगे, ब्लैक दिखा, लेकिन यहाँ पे देखो ये वाइट वाइट हो चुका है, तो ये कैटरेक्ट का पेशेंट है की आई है, ये कैटरेक्ट की पेशेंट की आई है। ये जो आई है वो किसके पेशेंट की है, कैटरेक्ट के पेशेंट की आई है। ये कैटरेक्ट के पेशेंट की आई है। द लेंस ऑफ द आई हेल्प टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट द डिफरेंट डिस्टेंस। जो ये लेंस रहता है आई के अंदर, जो आई के अंदर जो लेंस रहता है, द लेंस ऑफ द आई हेल्प टू फोकस, ये क्या करता है, फोकस करने में, हेल्प टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर फोकस करने के लिए लेंस का जो काम है वो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको फोकस करता है, हेल्प करता है फोकस करने में। एट डिफरेंट डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस से, दूरी से, बट विद द एज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द आई डिक्रीज, और एज के कारण धीरे धीरे एज जैसे बढ़ती बढ़ती जाती है, वो जो आई की जो ट्रांसपेरेंसी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दिस इज कॉल्ड कैटरेक्ट, इसे क्या कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, कैटरेक्ट कहते हैं। और एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, कैटरेक्ट की परिभाषा, डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। तो कैटरेक्ट की परिभाषा है, कैटरेक्ट की जो परिभाषा है वो पढ़ते हैं। तो ओपेक्वेंस ऑफ द आई लेंस ड्यू टू विच द कंडीशन ऑफ पार्शियल और कंप्लीट ब्लाइंडनेस अराइज इज कॉल्ड कैटरेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो है अपारदर्शी लेंस का क्या हो जाना, अपारदर्शी हो जाना। लेंस का ओपिकेंस का मतलब होता है अपारदर्शी, लेंस का क्या हो जाना, अपारदर्शी, अपारदर्शी हो जाना, अपारदर्शी। ठीक है, लेंस का अपारदर्शी हो जाना, लेंस का अपारदर्शी हो जाना, ड्यू टू विच ऑफ कंडीशन पार्शियल और कंप्लीट ब्लाइंडनेस, उसके कारण क्या हो सकती है, या तो पार्शियल या कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो सकती है, अंधता हो सकती है। ठीक है, उसके कारण क्या हो सकती है, कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो सकती है, अपारदर्शी हो जाना। देखो, द लेंस का अपारदर्शी हो जाना, लेंस का क्या हो जाना, अपारदर्शी हो जाना। इसका मतलब होता है लेंस का अपारदर्शी हो जाना, जिससे आंशिक अथवा पूर्ण अंधता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे आंशिक या पूर्ण अंधता की, मतलब आंशिक मतलब पार्शियल, और कंप्लीट का मतलब होता है पूर्ण। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, अंधता हो सकती है। अंधता मतलब ब्लाइंडनेस की स्थिति उत्पन्न होती है, उसी को क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहलाती है। वही कंडीशन क्या कहलाती है, मोतियाबिंद या कैटरेक्ट कहलाती है, उसी को मोतियाबिंद या कैटरेक्ट कहते हैं। ठीक है,
सिंपल सी डेफिनेशन है, नेत्र के लेंस का अपारदर्शी हो जाना, जिससे क्या हो जाती है, आंशिक या पूर्ण रूप से अंधता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उससे ही मोतियाबिंद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। अब थोड़ा सा डायग्राम में देखते हैं। देखो ये कैटरेक्ट, तो ये नॉर्मल आई है, ये जो आई दिखाई दे रही है ये नॉर्मल आई है, क्योंकि ये देखो अंदर से ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है और ये वाइट एरिया है। लेकिन कैटरेक्ट के पेशेंट के अंदर जो ये ब्लैक ब्लैक था एकदम ये वाइट कलर का हो जाएगा, ये वाइट दूधिया कलर का हो जाता है। तो ये देखो इसके अंदर भी देखो ये नॉर्मल लेंस है और ये क्लाउडी लेंस है। ये कैसे हो गया? क्लाउडी लेंस हो गया। तो ये लेंस का जो कलर है वो क्लाउडी कलर का हो जाता है। तो ये कैटरेक्ट के अंदर कंडीशन देखने को मिलती है, ये वाली कंडीशन कैटरेक्ट के अंदर देखने को मिलती है। ये नॉर्मल पेशेंट की आई है, ये जो आई दिखाई दे रही है ये नॉर्मल पेशेंट की है, ये कैटरेक्ट वाले पेशेंट की है। कैटरेक्ट आई कोज, किस कारण से कैटरेक्ट हो सकता है? द एक्सेक्ट कॉज ऑफ कैटरेक्ट इज स्टिल अननोन। जो एग्जैक्ट कॉज है इसका वो पता नहीं है क्या है, इसका जो एग्जैक्ट कॉज है, एग्जैक्ट जो कारण है वो अभी तक पता नहीं चला है कि इसका जो एग्जैक्ट कारण है वो क्या है, वो पता नहीं है। टू मेक द लेंस इज ऑब्क्यू, तो ये लेंस का क्या हो जाता है? अपारदर्शी हो जाता है। लेंस क्या हो जाता है? अपारदर्शी हो जाता है। इसके बाद फॉलोइंग फैक्टर आर बिलीव टू द कंट्रोटिंग रेटिनल डिटैचमेंट। तो और क्या कारण हो सकते हैं? और क्या कारण हो सकते हैं? तो उसका मेन कारण हो सकता है, दूसरा कोई कारण हो सकता है क्या? दूसरा जो कारण है वो है रेटिनल डिटैचमेंट। यो रेटिनल डिटैचमेंट की वजह से हो सकता है। जो रेटिनल डिटैचमेंट की वजह से होता है, रेटिनाइटिस की वजह से होता है। रेटिना के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो वो कारण हो सकता है। एक तो कारण हो सकता है रेटिनल डिटैचमेंट के कारण, और रेटिना में अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो वो एक कारण हो सकता है। रेटिना में अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो वो एक कारण हो सकता है। उसके बाद में टू मेक द लेंस इज ओपेक, ये लेंस का क्या? अपारदर्शी हो जाना। जो अभी अपन पढ़ सकते हैं, ओपेक का मतलब क्या होता है? अपारदर्शी हो जाना। तो रेटिनल डिटैचमेंट और रेटिनाइटिस की वजह से हो सकता है। आई में अगर ट्रॉमा हो गया, आई के अंदर अगर ट्रॉमा हो गया, आई के अंदर कोई इंजरी हो गई तो उसके अंदर हो सकता है। आंख में इंजरी हो गई तो उसके कारण हो सकता है। उसके बाद में एज अगर ज़्यादा हो जाती है, एज 50 के करीब होती है, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज जैसे जैसे ज़्यादा होती जाती है तो उसके कारण भी हो सकता है। उसके बाद में ब्राइट लाइट्स की वजह से हो सकता है, जो ब्राइट लाइट की वजह से भी हो सकता है, ब्राइट लाइट के कारण हो सकता है। तेज प्रकाश के कारण, ब्राइट लाइट का मतलब है तेज प्रकाश, ठीक है। ब्राइट लाइट का कारण है तेज प्रकाश हो जाना। इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के अंदर इन्फेक्शन हो गया, जैसे मीजल्स और पोलियो, है ना, प्रेग्नेंट लेडी को इन्फेक्शन हो गया तो उसके कारण भी हो सकता है। कौन सा इन्फेक्शन हो गया? मीजल्स या पोलियो की वजह से हो सकता है, ठीक है। पोलियो वायरस से होने वाले डिजीज है पोलियोमाइलाइटिस, इसको आप डिटेल में पोलियो की क्लास में जाके देख सकते हैं। उसके बाद में रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? इसके रिस्क फैक्टर, कैटरेक्ट होने के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? ड्रग्स, टेकिंग स्टेरॉयड ड्रग्स लॉन्ग टर्म, अगर ज़्यादा टाइम तक
अगर कोई स्टेरॉइड ड्रग लेता है तो उसके कारण हो सकता है, अगर लंबे टाइम तक स्टेरॉइड की ड्रग्स लेता है। स्टेरॉइड ड्रग्स कौन सी होती है? डेक्सामेथासोन वगैरह, डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, प्रेडिसलोन, ये जो ड्रग्स आती है इसके अगर लंबे टाइम तक आप यूज करते हो तो उसके कारण भी ये कैटरेक्ट जैसी बीमारी हो सकती है। उसके बाद में सिगरेट स्मोकिंग, यानी सिगरेट पीना या बीड़ी पीने के कारण हो सकता है। माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, कुपोषण के कारण हो सकता है। उसके बाद में वायरल इन्फेक्शन हो गया तो उसके कारण हो सकता है। कोई केमिकल बर्न हो गया तो उसके कारण हो सकता है। ओबेसिटी, मोटापे के कारण हो सकता है। ओल्ड एज, जैसे एज बढ़ती जाती है उसके कारण हो सकता है। एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसके कारण हो सकता है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर है, इनके कारण भी हो सकता है। ये कुछ रिस्क फैक्टर है, इनके कारण भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में है पैथोफिजियोलॉजी। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? तो मेटाबॉलिक चेंजेस इन लैक्रिमल फाइबर विथ एजिंग लीड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट एंड लॉस द लेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इसके अंदर क्या मेटाबॉलिक जो चेंजेस आते हैं उसके कारण जो लैक्रिमल फाइबर है विद द एजिंग लीड, इसके कारण क्या होता है? जो डेवलपमेंट ऑफ द कैटरेक्ट है वो लेंस का जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम हो जाती है। लॉस ऑफ लेंस ट्रांसपेरेंसी, कैटरेक्ट के कारण जो कैटरेक्ट डेवलप होता है उसके कारण जो लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम हो जाती है। लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी कम होगी तो कैटरेक्ट हो जाएगा, तो लेंस की ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी। उसके बाद में पैथोजेनेसिस इज फॉलोइंग, जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो और अदर रीजन भी हो सकता है। एज और अदर रीजन हो सकता है। सबसे मेन रीजन है एज का बढ़ जाना। उसके साथ साथ में क्या होगा? रिडक्शन ऑफ द वाटर एंड 0% इन द आई लेंस, और क्या हो जाएगा? वाटर का रिडक्शन होगा, पानी कम हो जाएगा, और 0% इन आई लेंस। आई लेंस कितना हो जाएंगे? 0% हो जाएंगे। आई लेंस कितने हो जाएंगे? 0% हो जाएंगे। सॉरी, रिडक्शन ऑफ वाटर, रिडक्शन और वाटर एंड ये 0% नहीं है, ये O2 है, सॉरी ये O2% है। O2 का परसेंटेज है, जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है, ये है ऑक्सीजन का परसेंटेज। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगी, वाटर कम हो जाएगा आंख के अंदर, और क्या होगी? O2 की जो परसेंटेज है इन द आई वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी लेंस के अंदर। तो उसके कारण क्या होगा? उसके कारण क्या होगा? तो उसके कारण चेंजेस इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ द लेंस। जो आई का जो स्ट्रक्चर है, लेंस का जो स्ट्रक्चर है, सॉरी जो लेंस का जो स्ट्रक्चर है, प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ द लेंस, वो क्या हो जाएगा? उसके अंदर जो है चेंज आने लग जाएंगे, वो चेंज हो जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा? ओपेक अपीयरेंस इन द लेंस, और लेंस के अंदर क्या? अपारदर्शी, यानी ओपेक का मतलब मैंने बताया था पहले भी, ओपेक अपीयरेंस ऑफ द लेंस। लेंस के अंदर अपारदर्शी लेंस हो जाएंगे। लेंस कैसे हो जाएंगे? अपारदर्शी हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा था? पानी की कमी आ रही थी, तो ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या हो गई? कम हो गई लेंस के अंदर। तो उसके अंदर जो प्रोटीन स्ट्रक्चर था, वो जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसमें क्या है? चेंजेस आने लग जाएंगे। वो चेंजेस आने से अपारदर्शी हो जाएगा, लेंस क्या हो जाएगा? अपारदर्शी, ओपेक हो जाएगा, ओपेक अपीयरेंस ऑफ द लेंस, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? कैटरेक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से कैटरेक्ट हो जाएगा। तो ये पैथोफिजियोलॉजी है इसकी। उसके बाद में है क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर मतलब क्या होते हैं? सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है, इसके लक्षण क्या है? तो सीइंग डबल इमेज, इसके अंदर क्या है? डबल इमेज दिखाई देती है। डबल इमेज दिखने को एक वर्ड में बोलते हैं डिप्लोमिया, सॉरी डिप्लोपिया, डिप्लोपिया बोलते हैं इसको। डिप्लोपिया मतलब होता है डबल विजन, उसे दो रे बीम दिखाई देना, दो दिखाई देते हैं उसे।
सीइंग टू इमेज ऑफ वन ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट उसे दो दिखाई देते हैं, उसे क्या करते हैं, और जो वो पेशेंट अगर जिसको कैटरेक्ट है उसे क्या डिप्लोपिया दिखाई देता है, मतलब एक पर्सन होगा वो उसे दो दिखाई देंगे, उसे दो इमेज दिखाई देगी। अगर वो किसी एक चीज को देखेगा तो उसे वो दो चीजें दिखाई देगी, तो उसे डिप्लोपिया जैसा, उसे उस वर्ड को क्या बोलते हैं, डिप्लोपिया बोलते हैं। उसे एक ऑब्जेक्ट क्या दिखाई देता है, दो दिखाई देता है, दो दिखाई देंगे। दो दिखाई देंगे कोई भी, सीइंग टू ऑब्जेक्ट इमेज ऑफ वन ऑब्जेक्ट। या तो कैसे दिखाई देगी, एक के ऊपर एक, ये इमेज या तो एक के ऊपर एक दिखाई देगी या फिर एक के साइड में दिखाई देगी। कभी भी इसको क्या दो दिखा देते हैं, एक जो ऑब्जेक्ट होता है उसके दो बीम दिखाई देते हैं, या तो उसके एक के ऊपर एक दिखाई देते हैं। ये वाली कंडीशन हो सकती है कि ऊपर नीचे दिखाई दे सकता है, जो व्यक्ति है दो, एक उसके ऊपर की तरफ दिखाई दे सकता है या फिर एक उसके साइड में दिखाई दे सकता है, ऐसे साइड बाय साइड दिखाई दे सकता है। तो ये है अबव या अदर द बेड साइड्स। उसके बाद में कैसे सिम्टम देखने को मिलेंगे, ये तो हो गया पहला सिम्टम, ब्लंट विजन देखने को मिल सकता है। दूसरा सिम्टम है जो ब्लंट विजन देखने को मिल सकता है। ब्लंट विजन का मतलब हो गया, क्या हो गया, धुंधला दिखाई देना। धुंधला दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना। फोटोफोबिया, फोटोफोबिया हो सकता है उस पेशेंट को जिसको कैटरेक्ट है, उसे क्या हो सकता है, फोटोफोबिया हो सकता है। फोटोफोबिया क्या होता है, प्रकाश से उसे डर लगता है, प्रकाश से भय या डर लगता है, लाइट से उसे डर लगता है। मतलब जैसे जैसे फोटोफोबिया का मतलब हो गया उसे प्रकाश से भय लगता है या डर लगता है, प्रकाश से उसे क्या लगता है, डर लगता है या भय लगता है। उसके बाद में क्लाउडी लेंस, उसके जो लेंस है वो हो जाएंगे धुंधले लेंस हो जाएंगे, क्लाउडी लेंस हो जाएंगे, ठीक है। क्लाउडी लेंस का मतलब भी होते हैं धुंधले लेंस हो जाएंगे। उसके बाद में प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन, जो देखने की क्षमता है वो धीरे धीरे क्या होगी, कम होने लग जाएगी। जो देखने की क्षमता है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी। उसके बाद में रिड्यूस विजिबिलिटी एट नाइट, और उसको जो देखने की क्षमता है वो नाइट में और कम हो जाएगी, नाइट में, रात में कम होने लगेगी, रात में और कम हो जाएगी। उसके बाद में चेंजिंग द नंबर ऑफ स्पेकल्स अगेन, कोरोनल अल्सर हो सकता है। उसके क्या नंबर चेंज हो जाएंगे, नंबर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। चश्मे के जो नंबर है वो यहाँ पे गूगल्स भी लिख सकते हैं, स्पेकल्स मतलब चश्मा है ना, चश्मे के जो नंबर है, चश्मे के नंबर है वो चेंज हो जाएंगे, नंबर है बार बार में चेंज हो जाएंगे। उसके बाद में जो कॉर्निया के अंदर अल्सर हो सकते हैं, घाव हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ सिम्टम देखने को मिलेंगे, ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उसके अंदर धुंधला विजन हो सकता है, प्रकाश से उसे डर लगेगा, लेंस जो है क्लाउडी हो जाएंगे और धीरे धीरे देखने का जो विजन है वो लॉस होने लगेगा, और नाइट के अंदर विजिबिलिटी कम हो जाएगी, और जो चश्मा है उसका नंबर जो है चेंज होने लगेंगे, कोरोना अल्सर हो सकता है। उसके बाद में है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करोगे, पता कैसे लगाओगे? डायग्नोसिस का मतलब होता है निदान, निदान, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ कैटरेक्ट इज इंश्योर ऑफ द फॉलोइंग बेसिस ऑन द सिम्टम्स, जैसे उसके सिम्टम है उसके आधार पे उसका पता लगाएंगे, लक्षणों के आधार पे कैसे उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आई को देख के
और उसके जो ये सिम्टम बताए थे अब मैंने अभी, जिसके विजन कैसे हो जाएगा, ब्लड विजन वगैरह होने लगेगा और उसे दिखाई देना धीरे धीरे कम होने लगेगा और उसको फोटोफोबिया हो सकता है, ये कुछ सिम्टम आएंगे, ये डिप्लोपिया हो सकता है, तो उसके आधार पे भी हम ये पता लगा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है अपीयरेंस ऑफ द ओपेक लेंस। अपारदर्शी लेंस को देख के पता लगा सकते हैं, ओपेक लेंस का देख के, लेंस अगर क्लाउडी है, धुंधला दिखाई दे रहा है तो उसका भी, उसको देख के भी, एग्जामिन करके भी हम पता लगा सकते हैं कि एग्जामिन बाय द कैटरेक्ट। किसके द्वारा? ऑप्थेल्मोस्कोप। एक ऑप्थेल्मोस्कोप ऐसी मशीन आती है जो आई के विजुअलाइजेशन के लिए हेल्प करती है, तो ऑप्थेल्मोस्कोप के द्वारा हम ओपेक लेंस को देख के पता लगा सकते हैं। ऑप्थेल्मोस्कोप आता है, उसके द्वारा, ठीक है, पता लगा सकते हैं। उसके बाद में स्लिंट लैंप, जो मैंने कल की जो आई वाली क्लास पढ़ाई थी, आई फ्लू वाली, उसके अंदर इमेज भी बताया था। आई फ्लू वाली जो क्लास बताई थी उसके अंदर इमेज बताया था स्लिंट लैंप कैसे होता है। एक माइक्रोस्कोप होता है जिसके अंदर डॉक्टर यहाँ बैठ के पेशेंट को इधर इस साइड में बैठाते हैं, उसके अंदर देखते हैं आई को, तो डिक्रीज पेरिफेरल विजन, उसके अंदर आपको पेरिफेरल विजन उसका कम मिलेगा, उसके अंदर देख सकते हैं, स्लिट लैंप में देख सकते हैं। उसके अंदर क्या होगा, पेरिफेरल विजन क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फ्रॉम दिस इट इज नॉन एज अबाउट द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके द्वारा क्या पता लगा सकते हैं, अबाउट द लोकेशन, उसकी लोकेशन पता लगा सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पता लगा सकते हैं। तो ये डायग्नोसिस हो गया, कैसे कैसे आप पता लगा सकते हैं। उसके बाद में ट्रीटमेंट मैनेजमेंट क्या है, तो प्रेजेंटली देयर इज नो ड्रग्स अवेलेबल टू मेक लेंस ट्रांसप्लांट अगेन। एक मिनट ये लेंस है, लेंस है ये। तो प्रेजेंटली देयर इज नो ड्रग्स अवेलेबल टू मेक लेंस ट्रांसप्लांट अगेन। लेंस ट्रांसप्लांट के लिए कोई भी ड्रग्स अभी नहीं बनी है। लेंस ट्रांसप्लांट के लिए अभी कोई भी ड्रग्स नहीं बनी है, ठीक है। उसके बाद में सर्जरी इज द ओनली ट्रीटमेंट। इसके जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी के द्वारा ही किया जा सकता है, ऑपरेशन के द्वारा किया जा सकता है। ग्लास आल्सो डू नॉट हेल्प इन कटरेक्ट, और ग्लासेज जो चश्मा वगैरह भी है उससे भी कटरेक्ट में कोई फायदा नहीं मिलता, सर्जरी की जाती है। सर्जरी इज द इफेक्टिव एंड फाइनल ट्रीटमेंट ऑफ द कटरेक्ट। जो कटरेक्ट का ट्रीटमेंट है वो कोई मेडिसिन का, अभी को तक कोई मेडिसिन वाला ट्रीटमेंट नहीं है जिससे कि लेंस की जो है वो अपारदर्शिता को कम कर सके, ऐसे कोई है नहीं है। लेंस को वापस सही किया जा सके, ऐसे कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट सर्जरी है। सर्जरी के द्वारा ही उसे कम किया जा सकता है, सही किया जा सकता है। सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन है, ठीक है। तो सर्जरी इज ए इफेक्टिव एंड फाइनल ट्रीटमेंट ऑफ द कटरेक्ट। उसके बाद में चश्मा लगा के भी इसे ठीक नहीं किया जा सकता। द टाइप ऑफ सर्जरी आर एज फॉलो। दो टाइप की सर्जरियां इसके अंदर होती है। तो पहली सर्जरी होती है ICCE और दूसरी सर्जरी होती है ECCE और चौथी होती है तीसरी। पहली, दूसरी, तीसरी, 3 टाइप की हो सकती है। तो इंट्रा कैप्सुलर कटरेक्ट एक्सक्रिएशन, इंट्रा कैप्सुलर कटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, इंट्रा कैप्सुलर कटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, और ECCE की होती है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। और तीसरी जो सर्जरी होती है लेंस रिप्लेसमेंट, उसके अंदर लेंस का रिप्लेसमेंट किया जाता है। तो ये इंट्रा कैप्सुलर कटरेक्ट एक्सक्रिएशन और एक्स्ट्रा कैप्सुलर कटरेक्ट एक्सक्रिएशन, ये 3 सर्जरियां होती है, इसके द्वारा हम इसे ठीक कर सकते हैं। उसके बाद में सिंपल ऑपरेशन इज इन्वॉल्व रिमूविंग पार्ट ऑफ द ओप्लिक लेंस।
इसमें क्या करते हैं, ये एक सिंपल ऑपरेशन होता है, इसमें जो लेंस है इसको रिमूव कर देते हैं, जो अपारदर्शी लेंस है उसको रिमूव कर देते हैं, ओपेक लेंस है उसको रिमूव कर देते हैं। आफ्टर द ऑपरेशन द पेशेंट इज एडवाइज टू वेयर थिक ग्लासेस, उसे ग्लासेस पहनने की एडवाइस देते हैं, थिक ग्लासेस अराउंड 10 नंबर तक, प्लस 10 नंबर तक उसको चश्मा लग सकता है। आफ्टर दिस ऑपरेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, और उसके क्या हो सकती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है। द विजिबल ओनली द थिक ग्लासेस, मतलब अगर ऑपरेशन हो गया तो उसके थोड़ी सी कुछ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसे क्या चश्मे के साथ ही दिखाई देगा, ऐसे बिना चश्मे के दिखाई नहीं देगा। द विजिबल ओनली थ्रू द थिक ग्लासेस, जो मोटे चश्मे होते हैं उसके द्वारा ही दिखाई देंगे, उसके द्वारा नहीं दिखाएंगे। नथिंग इज विजुअल आफ्टर टेकिंग द ग्लासेस, मगर अगर ग्लास निकाल दिया मतलब चश्मा निकाल दिया तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ऑब्जेक्ट अपेयरेंस 30% लार्जर देन देयर एक्चुअल साइज, और एक्चुअल जो साइज होती है उससे 30% बड़ा दिखता है, जो एक्चुअल साइज है उससे 30% बड़ा दिखता है। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपेयर द नियर, जो दूर के होते हैं वो नियर दिखते हैं। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपेयर द नियर एंड ऑब्लिकली, पारदर्शी दिखते हैं। दूर की वस्तुएं पास और आड़ी तिरछी दिखाई देती है, दूर की जो वस्तुएं हैं वो नियर दिखाई देती है, ऑब्लिक से मतलब तिरछी दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद में है जो दूसरी सर्जरी है, फीको इमल्सिफिकेशन सर्जरी, एक सर्जरी और होती है जो किसको क्या बोलते हैं, फीको इमल्सिफिकेशन सर्जरी। नाउ ए डेज, यह है नाउ ए डेज, नाउ ए डेज द लेटेस्ट मेथड ऑफ द ऑपरेशन ऑफ कैटरेक्ट। अभी जो है वो सबसे जो ज्यादा प्रचलित है वो फीको इमल्सिफिकेशन सर्जरी है, फीको इमल्सिफिकेशन सर्जरी है जो ज्यादा प्रचलित है अभी के टाइम में। फीको इमल्सिफिकेशन इज मोर पॉपुलर, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। फीको इमल्सिफिकेशन सर्जरी इज परफॉर्म बाय ए फीको इमल्सिफिकेशन मशीन, एक मशीन होती है जिसके द्वारा ये सर्जरी की जा सकती है। फीको इमल्सिफिकेशन जो परफॉर्म की जाती है वो इस मशीन के द्वारा की जाती है, कंप्यूटराइज मशीन होती है, एक कंप्यूटराइज मशीन होती है विच हैज बी फाइन नीडल विथ इंसर्जन थ्रू ए स्मॉल वे 2 to 3 mm इंसिजन इन द आई। आई के अंदर कितना mm का इंसिजन लगाते हैं, चीरा लगाते हैं, 2 से 3 mm का चीरा लगा के उसके अंदर जाके उसे ठीक किया जाता है। तो आई के अंदर एक छोटा सा चीरा लगाते हैं 2 से 3 mm का। दिस निडल ब्रेक द कैटरेक्ट, और ये निडल क्या कर देती है, कैटरेक्ट को क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है इन सेवरल स्मॉल पीसेज, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर। ये जो मशीन है इसके अंदर एक छोटा सा कट लगाते हैं, उसके बाद में ये जो कैटरेक्ट हुआ है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, फिर उसे बाहर निकाल लेते हैं। द कैटरेक्ट इन स्मॉल सेवरल पीसेज पुल आउट इट, और धीरे धीरे उसे बाहर निकाल देते हैं। आफ्टर दिस इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेड, और उसके अंदर कैसे इंट्राओकुलर लेंस है वो उसके अंदर लगा देते हैं, उसके अंदर जो इंट्राओकुलर लेंस है वो इम्प्लांट कर देते हैं। और ये जो वुंड हुआ है द वुंड हील सून, और वो वुंड जल्दी ही हील हो जाता है। द पेशेंट कैन गो आफ्टर 2 to 4 आवर, और इसके अंदर जो पेशेंट है इस सर्जरी के बाद में 2 से 4 घंटे के अंदर उसे घर भेज सकते हैं। उसके अंदर पेशेंट को 2 से 4 घंटे के अंदर घर भेज देते हैं, ऑपरेशन के 2 से 4 घंटे। ऑपरेशन कैन बी गो होम आफ्टर 2 to 4 आवर्स ऑपरेशन। आर्टिफिशियल लेंस, और उसके अंदर क्या लगाते हैं, आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं। लेंस आर मेड बी पॉलीमेथेक्राइलेट और द सॉफ्ट पॉलीमर एक्रेलिक, इसके लेंस लगा देते हैं। इट हैज बी फॉलोइंग डिसएडवांटेज, और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। द पेशेंट कैन बी सी विदाउट ग्लासेस, और इसमें क्या होता है, विदाउट ग्लासेस पेशेंट नहीं देख पाता, ये मैंने भी पहले भी बताया था। द पेशेंट कैन नॉट बी सी विदाउट ग्लासेस। द विजन अचीव विथ बेटर, और द लाइट नंबर ग्लासेस आर यूज फॉर डिस्टेंस एंड नियर विजन, और उसके लिए लाइट नंबर लगाने पड़ते हैं
ठीक है। लाइट नंबर ग्लासेज आर यूज फॉर द डिस्टेंस एंड नियर विजन, नियर विजन के लिए और डिस्टेंस विजन के लिए नंबर का चश्मा लगता है, हल्का नंबर का चश्मा लगता है। द पोस्ट इम्प्लांट ऑफ फील्ड ऑफ व्यू इज नॉर्मल, और इसके बाद में क्या होता है, जो विजन है वो नॉर्मल दिखाई देने लगता है। द लेंस इम्प्लांट कैन बी आल्सो डन इन पेशेंट विद डायबिटिक एंड हाई ब्लड प्रेशर, और ये लेंस इसमें डाला जा सकता है जो डायबिटिक पेशेंट है और जो हाई ब्लड प्रेशर है उसमें भी लेंस का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। जो डायबिटिक या बीपी वाले पेशेंट हैं, जिनकी बीपी बढ़ी रहती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, जो डायबिटिक पेशेंट है उसके अंदर भी इस लेंस का इम्प्लांट किया जा सकता है। उसके बाद में है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या है, तो वो पढ़ेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट फॉलोइंग नर्सिंग मैनेजमेंट है। फर्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट है प्रिवेंशन ऑन एंड कॉम्प्लिकेशन अराइजिंग फ्रॉम सर्जरी। क्या करना चाहिए, पहला जो है सर्जरी से उत्पन्न जटिलताओं को रोकना, कॉम्प्लिकेशंस को रोकना। सर्जरी से उत्पन्न जो जटिलताएं हैं उसको रोकना, कॉम्प्लिकेशंस और जटिलताएं हैं। मैनी कॉम्प्लिकेशन आर अराइज आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी सच एज ब्लीडिंग, और क्या हो सकता है, ये कैटरेक्ट की सर्जरी होने के बाद में ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, एडिमा हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, या इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसको ध्यान में देना है, ये स्टॉप होना चाहिए, मतलब इनका ध्यान रखना है। सबसे पहले कोई ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। टू स्टॉप देम इफेक्ट शुड बी मेड टू कीप आईओपी लो थ्रू द मेडिसिन, और आईओपी है जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर है, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर है, उसको क्या करना है, कम रखना है, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को कम रखना है। कंटिन्यू इंस्पेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग साइड अबाउट, और उसका जो ऑपरेटिंग साइड है उसका ऑब्जर्वेशन रखना है, कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन रखना है, इंस्पेक्शन करना है, जांच करते रहना है उसकी। इंस्पेक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग साइड शुड बी डन। इफ ब्लीडिंग इज प्रेजेंट द डॉक्टर शुड बी इन्फॉर्म, अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है उस साइड से तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। उसके बाद में आई की ड्रेसिंग, आई ड्रेसिंग शुड बी नॉट बी टू टाइट, और ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, आई की जो ड्रेसिंग है वो ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। दिस आल्सो इंक्रीज द चांस ऑफ एडिमा, और उसके कारण अगर ज़्यादा टाइट बांध दी आई की ड्रेसिंग तो उसके कारण भी क्या हो सकती है, स्वेलिंग वगैरह हो सकती है, उसके कारण एडिमा हो सकता है, उसके कारण भी क्या हो सकता है, एडिमा हो सकता है अगर ज़्यादा टाइट बांध दिए तो। उसके बाद में मटेरियल यूज फॉर ड्रेसिंग, द मटेरियल यूज फॉर ड्रेसिंग शुड बी कम्प्लीटली स्टाइल, जो मटेरियल आप ड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं वो मटेरियल कैसा होना चाहिए, स्टाइल होना चाहिए, विसंक्रमित होना चाहिए, है ना। दीज सब्सटेंस शुड बी नॉट स्टिकी, और वो सब्सटेंस है वो स्टिकी नहीं होनी चाहिए। सेकंड है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, ये तो था कि आप कैसे कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हो, अब है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन से कैसे बचाना। ड्रेसिंग शुड बी चेंज बाय एसेप्टिक टेक्निक, एसेप्टिक टेक्निक के द्वारा ही ड्रेसिंग को चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद में एंटीबायोटिक डालनी है, आई ड्रॉप जो है एंटीबायोटिक डालनी है, जैसे सिप्लॉक्स, मॉक्सीफ्लॉक्स, ऑफ्लॉक्सासिन या टोब्रामाइसिन, बहुत सारी एंटीबायोटिक आती है, तो जैसे डॉक्टर ने एडवाइज की है वो एंटीबायोटिक डालनी है। एंटीबायोटिक आई ड्रॉप शुड बी गिवन द पेशेंट ऑन टाइम, टाइम टू टाइम उसके एंटीबायोटिक डालनी है जिससे क्या इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद में द पेशेंट शुड बी फॉरबिडन रब हिज आई, उसकी आँख को रब वगैरह नहीं करना है, ये एडवाइस देनी है। एंड वेयर सन ग्लासेज वाइल गोइंग आउट इन द सन, और अगर वो बाहर जाता है सन यानी जो लाइट के अंदर जाता है या फिर धूप में अगर बाहर जाता है तो सन ग्लासेज पहनने, ब्लैक कलर के सन ग्लासेज पहनने, डार्क कलर के, ठीक है, डार्क और ब्लैक कलर के सन ग्लासेज पहनने। उसके बाद में शुड बी एडवाइज टू वेयर ग्लासेज। हेल्पिंग द पेशेंट ड्यूरिंग विजुअल डिस्टर्बेंस, जो विजुअल डिस्टर्बेंस होता है उसके दौरान पेशेंट की क्या करना चाहिए, हेल्प कैसे करनी है।
तो सफिशिएंट मेंटल सपोर्ट शुड बी प्रोवाइड टू द पेशेंट हिज कंडीशन। पेशेंट को क्या है, मेंटली सपोर्ट करना है, पेशेंट को मेंटली सपोर्ट करना है। उसके बाद में पेशेंट शुड बी इनकरेज टू एडजस्ट दिस सिचुएशन, और पेशेंट को इस सिचुएशन को एडजस्ट करने के लिए मोटिवेट करना है। ये जो सिचुएशन हो चुकी है सर्जरी होने के बाद में, उसे मोटिवेट करना है। उसके बाद में पेशेंट शुड बी असिस्ट विद द एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, जो डेली लिविंग की जो एक्टिविटी है उसके लिए भी पेशेंट को क्या करना है, असिस्ट करना है, मोटिवेट करना है कि वो डेली एक्टिविटीज कर सके। पेशेंट शुड बी नेवर बी लेफ्ट अलोन, उसे अकेला नहीं छोड़ना है, उसे अकेला नहीं छोड़ना है, लेफ्ट बी अलोन। पेशेंट शुड बी इनकरेज टू डू हिज ऑन वर्क, वो खुद के काम करने के लिए उसे इनकरेज करना है, बढ़ावा देना। तो ये था कैटरेक्ट के बारे में। कैटरेक्ट क्या होता है, तो कैटरेक्ट क्या होता है, मोतियाबिंद। हिंदी में कैटरेक्ट को क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद बोलते हैं। हिंदी में कैटरेक्ट को क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद बोलते हैं। इसमें देखो नॉर्मल विजन, मैंने इस डायग्राम में बताया था कि नॉर्मल ऐसा विजन होता है, ठीक है। नॉर्मल कैसा विजन होता है, ऐसा विजन होता है। तो लेंस का अपारदर्शी हो जाना, ओपिक लेंस का क्या हो जाना, अपारदर्शी हो जाना, ओपेक्वेंस हो जाना, लेंस का अपारदर्शी हो जाना क्या कहलाता है, कैटरेक्ट कहलाता है। लेंस का अपारदर्शी हो जाना जिससे आंशिक या पूर्ण रूप से अंधता आ जाती है। लेंस का अपारदर्शी हो जाना जिससे आंशिक या पूर्ण रूप से पेशेंट के अंदर क्या आ जाए, पेशेंट अंधा हो जाए, तो उसे क्या बोल सकते हैं, उसे मोतियाबिंद कह सकते हैं या कैटरेक्ट कह सकते हैं। जो मैंने बताया था कि ये नॉर्मल आई है ना, ये कैसी है, ये नॉर्मल आई है। इसके अंदर मैंने बताया था कि ये नॉर्मल आई है, ये जो आई है वो कैसी है, ये नॉर्मल आई है। और ये वाली कैटरेक्ट वाली आई है, इसमें कैसे दिखाई दे रहा है, ये धुंधला दिखाई दे रहा है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये धुंधला दिखाई दे रहा है ना, इसमें धुंधला दिखाई दे रहा है। ये देखो नॉर्मल आई के अंदर देखो कैसे दिखाई दे रहा है। उसके बाद में कैटरेक्ट आई के कारण क्या हो सकते हैं, किस किस कारण से हो सकता है, तो रेटिनल डिटेचमेंट के कारण हो सकता है, रेटिनल डिटेचमेंट के कारण हो सकता है। और किसके कारण हो सकता है, रेटिनाइटिस के कारण हो सकता है। और लेंस के अपारदर्शी होने के कारण, जो मेन कारण था लेंस ओपेक के कारण, लेंस के अपारदर्शी होने के कारण हो सकता है। आई में अगर ट्रॉमा हो गया तो उसके कारण हो सकता है। एज सबसे कॉमन फैक्टर है, एज के कारण भी ये होता है। ब्राइट लाइट की वजह से हो सकता है। उसके बाद में इन्फेक्शन हो गया प्रेगनेंसी में तो ये हो सकता है। और कुछ रिस्क फैक्टर है, ड्रग्स के कारण हो सकता है, ज्यादा स्टेरॉइड के यूज करने के कारण हो सकता है। उसके बाद में कोई माल न्यूट्रिशन का पेशेंट है उसके कारण हो सकता है। अगर ज्यादा स्मोकिंग करता है, बीड़ी पीता है तो उसके कारण हो सकता है। वायरल अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसके कारण हो सकता है। उसके बाद में कोई केमिकल, अगर केमिकल बर्न हो गया उसके कारण हो सकता है। केमिकल की वजह से आंख जल गई है, कोई केमिकल बर्न हो गया, केमिकल आंखों के अंदर गिर गए तो उसके कारण हो सकता है ना। उसके बाद में ओबेसिटी, मोटापे के कारण भी हो सकता है। ज्यादा मोटा होने के कारण धीरे धीरे वो कैटरेक्ट की कंडीशन हो सकती है। जो मोस्ट कॉमन कारण है एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है जो लेंस की जो वो है कैपेसिटी वो धीरे धीरे ट्रांसपेरेंसी वो कम होती जाती है, उसके कारण भी हो सकता है। उसके बाद में फिजियोलॉजी मैंने बताया था कि एज जैसे जैसे बढ़ती है और या फिर अदर रीजन हो सकता है जिसके कारण क्या होती है, रिडक्शन ऑफ वाटर, आई के अंदर वाटर और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जो आई की जो लेंस है उसमें क्या हो जाती है, ऑक्सीजन और वाटर की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर था लेंस का उसके अंदर जो चेंजेस आने लग जाते हैं, जिसके कारण वो लेंस क्या अपारदर्शी हो जाता है, ओब्लिक हो जाता है, ओपेक हो जाता है, सॉरी ओपेक अपीयरेंस के लेंस हो जाता है। अब उसके अंदर सिम्टम कैसे दिखने मिलेंगे, सिम्टम एक तो डबल विजन देखने को मिल सकता है, ब्लंट विजन देखने को, धुंधला दिखाई देने को मिल सकता है, फोटोफोबिया हो सकता है, लाइट से उसे डर लगने लगे, और क्लाउडी लेंस हो सकते हैं। लेंस कैसे हो सकते हैं, धुंधले टाइप के लेंस दिखाई देंगे। उसके बाद में प्रोग्रेसिव धीरे धीरे क्या होगा, विजन लॉस होने लग जाएगा, धीरे धीरे विजन का लॉस होने लग जाएगा, और जो नाइट में जो विजन था वो भी कम होने लग जाएगा, और उसको क्या है, नंबर जो चश्मे थे वो बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। डायग्नोसिस कैसे करोगे, सिम्टम के आधार पे पता लगाओगे या ऑप्थेल्मोस्कोप के द्वारा लेंस को देख के पता लगाओगे कि लेंस अपारदर्शी है कैसा है, या स्लिंट लैम्प माइक्रोस्कोप होता है उसके द्वारा भी आप पता लगा सकते हैं। उसके बाद में
ट्रीटमेंट में इसमें कोई मेडिसिन का कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, मेडिसिन इसके अंदर सर्जरी होती है। तो सर्जरी भी अलग अलग टाइप की सर्जरियां हैं। लेंस रिप्लेसमेंट सर्जरियां होती है, ICC होती है, ECCE होती है, यानी इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन और एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, और लेंस रिप्लेसमेंट की सर्जरी होती है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट सर्जरी होती है वो होती है फिको इमल्सिफिकेशन सर्जरी होती है, जिसके अंदर छोटा सा सीरा लगा के लेंस को टुकड़े करके बाहर निकाल लिया जाता है, उसके बाद में उसे स्टिच देके ठीक कर दिया जाता है। ये मोस्ट पॉपुलर सर्जरी है जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। और इसमें क्या आर्टिफिशियल लेंस वगैरह डाल दिया जाता है। उसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट में हमेशा क्या ध्यान में रखना चाहिए, उससे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा ना हो, कोई ब्लीडिंग वगैरह ना हो, एडिमा ना हो, इन्फेक्शन ना हो। इसके बचने के लिए पेशेंट को क्या करना है, टाइम पे मेडिसिन वगैरह देनी है। उसका जो आई का प्रेशर है, इंट्राओकुलर प्रेशर है, उसको मेंटेन रखने के लिए एडवाइस देनी है। ब्लीडिंग वगैरह है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना है। और दूसरा, इन्फेक्शन से पेशेंट को बचाना है। इन्फेक्शन से बचने के लिए ड्रेसिंग जो है स्टेराइल ड्रेसिंग होनी चाहिए, एसेप्टिक टेक्निक यूज होना चाहिए ड्रेसिंग के लिए। ड्रेसिंग ज़्यादा टाइट भी नहीं बांधनी चाहिए, जिससे क्या एडिमा वगैरह हो सकता है। उसके बाद में एंटीबायोटिक है वो टाइम टू टाइम डालनी है, जितने टाइम बताया, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम जैसे बताया वैसे टाइम टू टाइम डालनी है। और जो ब्लैक कलर के जो सन ग्लासेज है, डार्क ग्लासेज हैं, वो पहनने के लिए एडवाइस देनी है पेशेंट को। उसके बाद में जो पेशेंट को क्या करना है, विजुअल डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसे मोटिवेट करना है, उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, उसे डेली जो एक्टिविटी है उसके अंदर काम उसको करने के लिए एडवाइस देनी है, उसे डेली एक्टिविटी में बिजी रखना है ताकि वो उसको मेंटली डिस्टर्ब ना हो, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और प्रोवाइड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।